ओके, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 साइंस 1 का चैप्टर 6 जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या फर्क होता है। ठीक है, आपने जब 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे उसका नाम था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं 10th में वो है रिफ्रैक्शन। तो अपन ये क्लियर कर लेते हैं पहले कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खुद को अगर आप खड़े होकर देखते हो तो आप अपने आप को हूबहू उसमें देखते हो। आप एकदम आपके सामने का जो पार्ट होता है उसमें एकदम क्लियर दिखता है, एकदम डिटेलिंग होता है। तो एकदम डिटेल में जब अपने आप को खुद को हम लोग देखते हैं, जैसे कि घर का आईना हो गया, वो जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप अपने घर की विंडोज में अगर देखो, विंडोज को बंद करके अगर विंडोज से देखो तो आप विंडोज में खुद का भी हल्का हल्का झलक देख पाते हो और विंडो के बाहर का भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो खुद को देखना और बाहर को भी देखना, मतलब जो लाइट है वो आपको भी रिफ्लेक्ट करके आप तक भी आ रही है। अगर आप जैसे यहाँ पे हो, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके आप तक आती है और कुछ लाइट रे बाहर चली जाती है। तो ये कुछ वापस आ जाना और कुछ बाहर चले जाना, आर पार किसी कांच के आर पार देखना या उस कांच में खुद को भी थोड़ा बहुत देख पाना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से, अपने रास्ते से थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज करती है। इस पाथ चेंज करने के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बात करते हैं कि एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लियर हो। तो अगर मैं बात करूं मीडियम की, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग 3 तरह के मीडियम पढ़ेंगे। पहला होगा एयर, हवा, दूसरा हो गया आपका ग्लास, कोई भी कांच, या वाटर। 3 टाइप के हम लोग मीडियम की बात करेंगे। जैसे कोई भी लाइट अगर सन से आ रही है, सन से आ रही है तो ये हवा में आएगी। एयर वो आपका फर्स्ट मीडियम होगा, वो आपका होगा मीडियम 1, और वो इंटर जब कहीं करेगा तो अपने पाथ से चेंज होगा। अब वो कहां पे हो सकता है, वो किसी कांच के अंदर अपना रास्ता बदले, जैसे कांच के अंदर आने के बाद अपना रास्ता बदले, या फिर लाइट रे आ रहा है पानी में इंटर किया, समुद्र हो गया, कोई पूल हो गया, उसमें जाके अपना रास्ता चेंज करे। तो ये मीडियम हो गया आपका वाटर मीडियम। वाटर मीडियम की बात करोगे तो आपका यहाँ पे सेकंड मीडियम। हवा हो गया वो आपका होगा फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। जैसे पानी हो गया, पानी के आर पार आप देख सकते हो, कांच के आर पार देख सकते हो, हवा में तो आर पार देखते ही हो। तो जो मीडियम होना चाहिए वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, जब कोई लाइट एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करता है तो अपने पाथ से लाइट रे अपने पाथ से चेंज हो जाती है, इट चेंज इट्स पाथ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिख के देखते हैं क्या होगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम one medium to the another medium, it change its path, it changes path. This is called refraction. This is called refraction of light. चैप्टर के डेफिनेशंस होते हैं वो बहुत मेन होते हैं। हर चैप्टर के नाम का जो डेफिनेशन होगा वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली पढ़ना, क्योंकि वो उनके आने के चांस आपके बोर्ड में इनके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका टेंशन मत लो, आपके बुक का अलग होगा, ये अलग होगा, आपके डाइजेस्ट का अलग होगा,
21 सेट का अलग होगा, क्योंकि ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है या कोई लॉ नहीं है जिन्होंने लिख दिया तो ऐसा डिटो हो, या आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो अपने पाथ से चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के लाइट रेज होते हैं, कितने टाइप के हम लोग रेस की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक कांच, ग्लास स्लैब जिसको बोलते हो। अब इसमें ड्रॉ करते समय एग्जाम में याद रखना, काफी बच्चे यहां से ड्रॉ करने में रॉन्ग कर देते हैं। आप ऐसा करते हो फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, सर ऐसा करूं या ऐसा करूं। इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका देखो, कभी भी गलत नहीं होगा। बेंड आप लोग बहुत गलत करते हो एग्जाम में। आपको ड्रॉ कैसे करना है? ग्लास स्लैब बनाना, पहले रिफ्लेक्शन बना देना जो अपना पाथ चेंज करती है। अब यहां से थोड़ा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, ये प्रॉपर होता है। अब जहां जहां पे कट करते हैं यहां पे एक नॉर्मल खींच देना, ऐसा आपका कुछ डायग्राम बनना चाहिए। अब इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कितने टाइप्स के रेज होते हैं। ये हो गया आपका सरफेस, कांच का सरफेस हो गया। कांच के सरफेस की तरफ जो लाइट रे आती है, द लाइट रे विच कम टुवर्ड्स द सरफेस, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसका डेफिनेशन आप मेंशन कर देते हैं प्रॉपरली। सो द लाइट रे विच कम towards the surface is called incident ray. This is called incident ray. Clear? अब बात करेंगे सेकेंड रे की। सेकेंड रे जो अपना पाथ चेंज करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आपका पूरा चैप्टर इसी लाइन पे है। रिफ्रैक्टेड रे इसी एक रे पे डिपेंड होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन मेंशन करते हैं। सो दिस वन हाउ वी डिफाइन, जो अपना रास्ता चेंज कर दे अंदर आने के बाद। सो द लाइट रे विच, जो अपना रास्ता बदल दे, विच चेंज इट्स पाथ, जो अपना रास्ता बदल दे अंदर आने के बाद, मतलब इंसिडेंट होने के बाद, आने के बाद, चेंज इट्स पाथ आफ्टर इंसिडेंट is called refracted ray. This is called refracted ray. अब देखेंगे थर्ड वन, लास्ट, जो इसके बाहर निकलती है। तीन होती है, एक अंदर आई इंसिडेंट, जो रास्ता बदली रिफ्रैक्टेड, जो बाहर निकलेगी इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तो वो लाइट रे जो रिफ्रैक्टेड अपना रास्ता बदलने के बाद बाहर निकले, तो कैसे लिखेंगे? The light ray which come out after refraction, रास्ता बदलने के बाद, after refraction, अपना रास्ता बदलने के बाद जो बाहर आती है, रास्ता बदलने के बाद जो बाहर आए, so the light ray which come out, जो बाहर आ रही है after refraction is called emergent ray. This is called emergent ray. This is your incident ray. Be remember, this is your refracted ray and this is your emergent ray. ये तीन हो गए तुम्हारे रेज। अब वो लाइन जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ध्यान देना, जो लाइट रे परपेंडिकुलर होती है उसका नाम होता है नॉर्मल। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां पे है, दूसरा नॉर्मल ये रहा। दो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल को कैसे डिफाइन करोगे आप? हाउ वी डिफाइन द नॉर्मल? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। वो लाइट रे जो सरफेस के, वो लाइन
जो जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इनका नाम होता है नॉर्मल। उसका डेफिनेशन वो क्लियर है। अब देखेंगे इनमें तीन टाइप के एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का डेफिनेशन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट, सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन एंगल होंगे बेटा, पहला होगा आपका आई, दूसरा होगा आर, तीसरा होगा ई। तो ये तीनों कहां बनने वाले हैं, ध्यान दो। पहला जो आई होता है वो होगा यहां पे, दिस इज योर आई। फिर जो आर होता है, आर, और इसको भी आर बोलते हैं, तो दोनों में से किसी एक को डिफाइन कर देंगे। और दिस इज योर ई। ये किसके किसके बीच में बने हैं, बस वही आपको एक्सप्लेन करना है, और इनके नाम ध्यान देना। आई जो है, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ, किसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर आपके बुक में नाम होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा जो है उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बना है तो रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे की वजह से बना है तो इंसिडेंस। तीसरा ये लास्ट वाला ई, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट रे की वजह से बना तो इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये तीन एंगल जहां जहां बने हैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट, बस उन्हीं का नाम लिख दो, तुम्हारा चैप्टर, तुम्हारा तीनों डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं बेटा, देखो किसके किसके बीच में बना है। आई जो है उसके पास ये दो साइड दिख रहा है, पहले का नाम है नॉर्मल और दूसरे का नाम है इंसिडेंट रे। पहला है इंसिडेंट रे, ध्यान दो, ये वाला इंसिडेंट रे, और उसके बाजू में है नॉर्मल। अच्छे से आप लोग ये लिख के ले लेना पूरा, इंसिडेंट रे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द एंगल विच इज मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। सेकेंड देखो, खुद से बोल सकते हो, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर देखो किसके किसके बीच में बना है, ये तुम्हारा नॉर्मल और ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, मतलब बना है वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले रिफ्रैक्टेड रे बोलो या नॉर्मल, आप कैसे भी बोलो, दोनों एप्लीकेबल है आपके लिए। तो कैसे बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो द एंगल विच इज मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वो एंगल जो इसके और इसके बीच में बना है, या इसके और इसके बीच में बना है, दोनों सेम, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब द एंगल विच इज मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना। थर्ड वाला जो है वो है ई, इमर्जेंट। अभी ये किसके किसके बीच में बना है, इमर्जेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बना है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो मेंशन कर देते हैं, ये एंगल बना है इमर्जेंट रे ई आर से लेके नॉर्मल के बीच में। सो the angle which is made between emergent ray and the normal, इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतने डेफिनेशन आप कर लो, मजा ही आ जाएगा, चैप्टर के सारे बेसिक्स इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कितने डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेती हैं। पहला है ये इंसिडेंट रे, सो व्हाट इज इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच कम टुवर्ड्स द सरफेस, जो सरफेस की तरफ आता है वो होता है इंसिडेंट रे। दूसरा, अंदर आने के बाद जो पाथ चेंज कर दे, द लाइट रे विच चेंज इज पाथ आफ्टर इंसिडेंट, अंदर आने के बाद जो रास्ता बदल दे उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तीसरा, दूसरा डेफिनेशन हो गया। तीसरा, इमर्जेंट रे, द लाइट रे विच कम आउट, जो बाहर आ जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, घूमने के बाद जो बाहर आ जाए वो है तुम्हारा इमर्जेंट रे। ये हो गया तुम्हारा थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ है तुम्हारा नॉर्मल, सो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो लाइन जो परपेंडिकुलर है, वो लाइन, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। पांचवा जो तुम्हारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो यहां पे है, छठा ये
ये हो गया पांचवा, छठा, सातवां। ओके, 1 2 3 4 5, दिस इज सिक्स्थ वन, यस दिस इज सेवेंथ वन। 7 डेफिनेशन आपको पढ़ लेने हैं। इनका एक बार वापस बोल देता हूं। एंगल विच इज मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बोलोगे? द एंगल विच इज मेड बिटवीन रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, द एंगल विच इज मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड इमर्जेंट वाला देखो, इमर्जेंट वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? The angle which is made between emergent ray and the normal, emergent ray and normal के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें एक आपको मैं प्रूफ करवाऊंगा, वो प्रूफ कभी गलती से नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहने वाला है I इक्वल्स टू E। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रख लेना, आपके एक्सरसाइज में है। इसको तो एकदम ऐसा निचोड़ेंगे ना, अपने पास 2 ऐसे ऐसे लॉ है, को निचोड़ देंगे। उसके बाद अब करते हैं 3 लॉ करते हैं, पहले 3 लॉ निपटा देते हैं, इसके बाद इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लगा दो तुम्हारे वॉलपेपर पे, एकदम निचोड़ डालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे का। तो अब देखते हैं आगे के क्या क्या आने वाले हैं। अब पढ़ेंगे इसमें 3 लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से देख लो। आपको नॉर्मल की भी जरूरत, नॉर्मल की जरूरत है, डेफिनेशन हटा दो, इमर्जेंट रे का तो काम ही नहीं है इसमें। ओके, इसका भी काम नहीं है। ओके, हो गया, बस इतने में निपटाते हैं तुम्हारा लॉ। तो हैशटैग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे राइट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या कभी कभी यही जो 2 लॉ होते हैं इसको 3 लॉज, 2 लॉ बोले या 3 लॉ बोले, मैं 3 करके कवर करवाता हूं, उसी में दोनों भी हो जाएंगे। ध्यान दो कैसे। पहला लॉ जो होता है लॉ 1, लॉ 1 जो होता है कुछ नहीं, बस बताना है किधर है किधर, ये बीच में खत्म। पहला देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहां से? सर नॉर्मल से। बस कैसे बोलोगे? इंसिडेंट रे एंड दूसरा कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आर अपोजिट फ्रॉम, कहां से? नॉर्मल, अपोजिट फ्रॉम नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, याद रख लेना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दोनों अपोजिट में होते हैं। पहला लॉ। सेकेंड लॉ देखो, वही बोलना है जो पहले वाले में बोले, वही बोलना है, थोड़ा सा चेंज करना है। ध्यान दो क्या करना है, 3 चीजों की बात की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। बस बोल देना ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी एक पेज पे, अगर आपको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप एक पेज पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब जेड एक्सिस की बात आती है तो आप उसको कुछ ऐसे बना के छोड़ देते हो, या कभी कभी इस तरीके से बना के छोड़ देते हो, जो कि राइट नहीं होता है। तो आप 2 एक्सेस को एक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा बनाने के लिए आपको घर का एग्जांपल देना पड़ेगा कि एक इधर से, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, तो 3D आ गया, तो वो एक प्लेट पे कवर नहीं होता। लेकिन ये जो डायग्राम है इसको आप एक बोर्ड पे बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, तो ये एक प्लेट पे लाई करता है। तो कौन कौन सा? पहला इंसिडेंट रे, तीनों नाम लिख दो, 1 2 3, इंसिडेंट रे, फिर तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे और लास्ट नॉर्मल। ये तीनों, ऑल दिस 3 लाइज ऑन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, या फिर कभी कभी सेम जगह पे लाई ऑन वन प्लेन, लाई ऑन वन प्लेन लिखो या लाई ऑन सेम प्लेन। मोस्टली आपके बुक में वन प्लेन मेंशन रहेगा, तो आप लिख देना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन वन प्लेन। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो है लॉ थर्ड,
याद करते रहो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थर्ड लॉ क्या बोलता है? इन एंगल्स के बारे में बोलता है, आई और आर के बारे में बोलता है। अगर आई को मैं साइन करके लिखूं और साइन करके आर लिखूं, इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आई थिंक आपको पता होगा कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका डेफिनेशन देख लो कैसे लिखोगे। इस लाइन को हम लोग जब अपॉन डिफाइन करते हैं, जैसे ए अपॉन बी, तो इसको लिखा जाता है ए रेशियो बी, तो वैसे इसको बोलेंगे साइन एंड द रेशियो ऑफ, क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ, मतलब अपॉन में है दोनों। द रेशियो ऑफ इसका साइन आई अपॉन साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। याद रखना, या फिर साइन आई की जगह पे साइन आर की जगह पे उनका नाम लिख देना। द रेशियो ऑफ आई का मतलब कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हो गए तुम्हारे तीन लॉ। एग्जाम में अगर बोलेगा तो इन दोनों को मिला के एक लॉ बना देना, फर्स्ट लॉ, इसको बना देना सेकंड लॉ। अगर आपको दो लॉ बोले तो फर्स्ट लॉ मतलब ये दोनों, सेकंड लॉ ये। तीन लॉ बोले तो लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, तीनों लॉ एक्सप्लेन कर देना। अब इसके बाद जो टॉपिक है, बाप टॉपिक, उसी को बोलते हैं इस चैप्टर का सबसे दमदार। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मिस नहीं करना, नेक्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं। तो तैयार? स्टार्ट करते हैं मेन सबसे डिफरेंट वन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बेसिस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिक्स होने वाले बेटा, बस लास्ट 10 मिनट ध्यान दे दो अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो होता है नीटा। आपके बुक में एन करके लिखा होगा, वो बराबर नहीं लिखा है, उसको ऐसे लिखते हैं। और ऐसे लिखने में याद रखना बेटा, आपकी बुक में एक और प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे उसने लिखा है 1 to 2, मतलब वो V2 को ऊपर लिखता है अपॉन V1, वो इसको ऊपर लिख रहा है, इसको नीचे। आपको ये नहीं करना है, जो आप यहां लिखोगे, ध्यान दो, मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं आपको क्लियर रहे। जो यहां पे होता है 1, वो आपका ऊपर होना चाहिए। जैसे यहां पे लिखोगे V अपॉन V, ये वेलोसिटी के रेशियो होते हैं। जो यहाँ पे 1 है वो ऊपर रहना चाहिए, जो यहाँ पे 2 है वो नीचे होना चाहिए। ये मैचिंग कभी नहीं भूलना। हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड? दिस इज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। पहली वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी मतलब, जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, लाइट रे पहले मीडियम से होके जब दूसरे मीडियम में आएगा, पहले मीडियम में उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी। तो वेलोसिटी 1, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। लाइट का पहला वेलोसिटी और दूसरे वेलोसिटी का जो अपॉन होता है, रेशियो होता है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। कैसे बोलेंगे? द रेशियो ऑफ, अपॉन वाला आता है तो द रेशियो ऑफ, या फिर स्टार्ट कर दो तुम्हारे इसी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, चाहे जैसे लिखो सब चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of, upon में है, so the ratio of velocity in first medium, velocity in first medium, sir वापस the velocity कैसे बोलेंगे? the velocity in first medium to the, upon मतलब to the velocity in second medium. Yes, very good. Velocity in second medium, second medium, याद रखना। ये तुम्हारा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें एक आपको नोट लिखा देता हूं जो आपको याद रखना है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूनिट नहीं होती, ऐसा क्या रीजन है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसका कभी कोई यूनिट नहीं लिखा जाता? जब कभी भी आपको आंसर मिलेगा 3 मिला, 4 मिला, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता। जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं उसमें लिखते हैं ना, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इन सबकी कोई ना कोई यूनिट होती है। किसी वजन का करते हैं तो ग्राम, केजी, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसका क्यों यूनिट नहीं होता? ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। जैसे 1 to 2 मतलब 1 to 2, 1 का अगर लिखोगे वैल्यू तो मीटर पर सेकंड ही आने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आने वाला है। आपस में वेलोसिटीज कैंसिल हो जाती है तो इनका कोई यूनिट ही नहीं बचता है। इसके लिए याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। व्हाई? द रीजन बिकॉज द रेशियोज हैव द सेम यूनिट्स, इनके रेशियोज के सेम यूनिट होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसके लिए इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो बेटा। अब देखेंगे इसी के बेसिस पे आपके बुक में 3 क्वेश्चन हैं, इसको पहले नोट आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन कर लेना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए और ये चाहिए। इन दोनों को लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आया तो। अब करते हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम तैयार रहना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 79 पे जाओ, पेज नंबर 79 पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 79 पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 का सी अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सी एमसीक्यू है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन डाल दिया है, उसका सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आने वाला है एकदम अच्छे से ध्यान दो। तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एक मिनट, ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी में एक एमसीक्यू दे दिया है, उस एमसीक्यू को डिफाइन करते हैं। पेज नंबर 79 पे बेटा आ जाना, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना लिखना कैसे, अगर आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा कुछ लिखा है तो एयर को यहां लिखना ए, ग्लास को यहां लिखना जी। इस मेथड को याद रखना, जो पहले नाम बोले उसको नीचे लिखना है, जो ग्लास बोले उसको इस तरफ पीछे लिखना होता है। तो आपके बुक में क्या बोला है, आपके बुक में बोला है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का पहला नाम लिया तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज 3/2, इज 3/2। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। बच्चों वाला क्वेश्चन, ग्लास टू एयर 3/2 है ना, तो उल्टा कर दो बेटा, एयर टू ग्लास आ जाओ, एयर टू ग्लास उल्टा कर दो, आंसर कितना, यस 2/3। क्या बात है, इजी। इसका ऑप्शन है आपका डी, टिक कर दो, मिल गया 1 मार्क्स। बस ऐसे ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और है आपका, ये 2 क्वेश्चन निपटा देते हैं पहले। पेज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, याद रखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में ये वैल्यू कैलकुलेशन करने में आपको याद रखना है, कभी कभी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए, वरना बोर्ड वाले की कोई गलती नहीं है, ये गलती आपकी रहेगी, आप सही करो या गलत। तो चलो, और इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। मॉर्निंग में जो लाइट आपके घर तक आती है, सन से लेकर आपके घर तक आती है, उस लाइट को आने में, 1 सेकेंड में आने में 3 × 10⁸, इसको अगर कन्वर्ट करो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 3 × 10⁵। 3 जीरो कम कर दो क्योंकि मीटर किलोमीटर में जाता है, डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाता है कुछ 3 लाख।
1 सेकंड में लाइट जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। ये आपको याद रखना है, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा, वो आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, किसी एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और क्या दिया है, पूछा है, बस एक ही वैल्यू दिया, पूछा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द एब्सोल्यूट, बोले कुछ भी बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा अभी हमने देखा नीटा के लिए दो वेलोसिटी आपको चाहिए, v1 और v2। अब अभी मैंने बताया जब कोई लाइट आती है तो सर सबसे पहले वो हवा में होती है, फिर वो पानी में जाए या ग्लास में जाए अपने को नहीं पता, वो ग्लास हो या फिर वाटर हो आपको नहीं पता। तो सीधी बात है, एयर का तो अपने को वैल्यू पता है 3 इंटू 10 पावर 8। तो ये जो गिवन वैल्यू हुई या तो ग्लास का होगा या तो वाटर का होगा, क्योंकि तीन ही मीडियम होते हैं हमारे स्टडी में, हम तीन ही मीडियम के बारे में बात करते हैं। तो एयर का तो अपने को पता है विच इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो पक्का आपका ग्लास का हो सकता है या तो वाटर का। जब आपको नहीं पता तो मेंशन मत करो, उसको सिर्फ लिख दो ये पहला मीडियम तो दूसरा मीडियम, मतलब गिवन जो था वो आपका सेकंड मीडियम का वेलोसिटी दिया था। तो फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी आपको पता है कितना है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रिक जैसा समझो, अगर क्वेश्चन में एक वेलोसिटी दिया है दूसरा वेलोसिटी आपका यही होगा, हर बार यही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है आपको, तो कर देते हैं क्वेश्चन। ये आ गया आपका सोल्यूशन पार्ट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको पहले मीडियम से दूसरे मीडियम का, कभी भी निकालो। पहले हवा में होगा तभी तो पानी में जाएगा, ऐसा तो कभी लाइट होती नहीं कि हवा से निकल पानी से निकल के हवा में जाए। सन कभी पानी में होता है क्या, हमेशा एयर से, ऊपर से लाइट रे आती है तो पानी में जाए या कांच में जाए, पहला एयर में होता है। तो वेलोसिटी पहले ऊपर आएगा एयर का अपॉन दूसरा चाहे जो हो। तो यहां पे कैसे लिखते हो, यहाँ पे 1 क्योंकि ऊपर वाला यहाँ, ऊपर वाला यहाँ, ये यहाँ बराबर। अब वेलोसिटी v1 कितना दिया है, वेलोसिटी v1 अभी आपने निकाला, आपको याद था 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन v2 कितना 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। सर वापस इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट आपस में कट हो जाती है, 10 पावर 8 10 पावर 8 सेम सेम है, कट हो गए। अभी एक डेढ़ दूसरा डेढ़ मिलके हो गया 3, दो बार में डेढ़ और डेढ़ होता है 3, मतलब डेढ़ बन जा डेढ़, डेढ़ 2 जा 3, 1.5 2 जा होता है 3, आंसर आपका आ गया 2। अगर ऐसा कैलकुलेशन नहीं समझ में आता तो जो वैल्यू बच्चे पहले लिख लो 3 अपॉन 1.5, तो 3 को आप 3 रहने दो, नीचे 1.5 को आप 15 लिख दो, पूरा 15 कंप्लीट लिखो। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक, नीचे पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो ऊपर एक जीरो, ऊपर पॉइंट के बाद एक तो नीचे एक जीरो, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। नीचे पॉइंट के बाद एक तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। जैसे हम लोग, अगर मैं बोलूं 2.32 है, नीचे 1.5 है, सर इसके पॉइंट हटाने हैं, तो पहले नंबर वैसे लिख लो, नीचे 15 पूरा बिना पॉइंट के, नीचे देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो ऊपर एक जीरो, ऊपर पॉइंट के बाद दो नंबर तो नीचे दो जीरो। ये कॉन्सेप्ट आज ना हर कैलकुलेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने दो चैप्टर 1 में, तो इसी का भरमार करके आपको सॉल्व करना होता है, कितना भी इजी, कितना भी हार्ड आने दो, इसी मेथड से कैलकुलेशन मेथड इतना इजी कर दूंगा, कोई भी चैप्टर की न्यूमेरिक्स होने दो सब निपटा देंगे बेटा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। ये हो गया तुम्हारा सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी है, एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे के सारे पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बी देख लेते हैं, बी क्या दिया है आपको। सो बी पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ओके, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके इंडेक्सेस दो दिए हैं, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको, पहला ग्लास का दिया है, दूसरा वाटर का दिया है। ग्लास एंड वाटर, वन इज 3/2, अनदर वन इज 4/3।
आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सर, ग्लास यहां पहला, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको निकालना है। ये भी कुछ भी नहीं है, ये देखो नीटा G2W, वेलोसिटी में होता तो वेलोसिटी ऊपर जी का लिखते हैं, नीचे डब्ल्यू का। नीटा दिया तो नीटा लिख दो, ऊपर नीटा नीचे नीटा, जो यहां होता है वो ऊपर जाता है, मतलब जी यहां पे रहेगा, डब्ल्यू यहां पे। अब वैल्यू आपको पता ही है, नीटा जी कितना 3/2 इंटू नीटा डब्ल्यू कितना दिया है 4/3 अपॉन में है, अपॉन 4/3। ध्यान दो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, गलती नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। पहला 3/2 यहां लिखे, इंटू इस 4/3 को जब ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाता है। 3/3 इज रिटन एज 3/4, 4/3 को ऊपर लेके जाते हो तो उल्टा हो जाता है 3/4। मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। अगर प्लस होता है, प्लस या माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर सेकंड का। इस चैप्टर के इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाले हैं उसमें तो धमाल है, बॉस एकदम धमाल। इस वीडियो में हमने 2 से 3 मार्क्स, कम से कम 3 मार्क्स हमने कवर किया है। जितना भी है रिफर कर लो, सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई 3 मार्क्स बोर्ड में हो गया। इसके बाद के वीडियो में इस पूरे चैप्टर को एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे, आपको दोबारा कभी बुक उठाने की जरूरत भी ना पड़े बोर्ड तक। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।